हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप समझाया था बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उनकी लिमिटेशन और डिसएडवांटेज और उनके न्यूमेरिकल्स, आज इन सब के बारे में बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो लेक्चर को एक ही बार में देखने की कोशिश करना। ठीक है। पूरा टॉपिक टेलीस्कोप का आज इस लेक्चर में मैं आपको कवर करूंगी आपका। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। टेलीस्कोप किसकी बात करते हैं बच्चों? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है बच्चों? देखो, माइक्रोस्कोप का काम क्या था बच्चों? छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा कर देना। ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना। ठीक है, यहाँ जैसे आपके पास चींटी थी, मक्खी, कोई छोटा सा डॉट है, इसको बड़ा करके देखना। माइक्रोस्कोप का काम क्या था? किसी भी छोटी चीज को बड़ा करना बच्चों। ठीक है। टेलीस्कोप का काम क्या है बच्चों? किसी दूर के ऑब्जेक्ट को आपके आईज के पास लेके आना। दूर के ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आना बच्चों? आईज के पास लेके आना। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट को नजदीक करके देखना, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, इट हेल्प अस टू, इट इज यूज्ड टू सी, distinct, it is used to see distinct object like moon, star, etc. ठीक है, मून हो गए, स्टार हो गए, कोई भी दूर ऑब्जेक्ट है, उनको देखने के लिए बच्चों हम लोग टेलीस्कोप का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट इज यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लाइक मून एंड स्टार। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ टेलीस्कोप। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बेसिकली बच्चों हम लोग दो क्राइटेरिया में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बच्चों पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो सारे डेरिवेशन फॉर्मूले तो सब इससे में आ जाएंगे, इसका तो सिर्फ हमें डायग्राम ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो नोट करिए बच्चों, एक बार आगे डिस्कस करते हैं फिर। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, देखो बच्चों एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे माइक्रोस्कोप में मैं क्या कह रही थी कि आपके पास एक एंगल यहाँ पे आईज के द्वारा बन रहा था, आपके पास एक एंगल जो है बच्चों यहाँ पे आपके पास आईज के द्वारा बन रहा था यहाँ पे। ठीक, ये एंगल, ये आपका रेटिना। ठीक है, आईज पे जो इमेज बन रही थी आपकी आई इमेज। ठीक है, मैं इसको एच कह रही थी, इसको क्या कह रही थी? डी कह रही थी। ठीक है बच्चों, हम उसमें ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते थे? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में। ठीक है, जिसको हम अल्फा एंगल कहते थे। क्या कहते थे बच्चों वहां पे? अल्फा एंगल। लेकिन बच्चों देखो टेलीस्कोप में हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे, जैसे हम मून को देख रहे हैं। मून बच्चों एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे तो नहीं है ना, वो किस पे? आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे नहीं रखेंगे बच्चों। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे ना रख के कहां पे रखेंगे? इन्फिनिटी पे। क्योंकि देखो बच्चों मून और स्टार माइक्रोस्कोप में तो हम ऐसे रखते थे। ठीक है, मून और स्टार क्या है बच्चों? आपसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ फाइनल इमेज को रख सकते हैं। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर,
इसको मैं बच्चों एम डॉट पी से लिखूंगी हमेशा, मैग्नीफाइंग पावर को किससे लिखूंगी, एम डॉट पी से। क्या लिखेंगे बच्चों, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, वही रहेगा बच्चों फॉर्मूला जो माइक्रोस्कोप में था, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, बस करने के तरीके में चेंज हो जाएगा। नीचे आएगा बच्चों विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, मेड बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एट डी डिस्टेंस पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे ऐसे उसमें लिखा था मैंने कैप्ट एट डी, कैप्ट एट डी, वो नहीं रखेंगे बच्चों। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किस पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इतना ही लिखेंगे विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। या दूसरा कह सकते हो कि विजुअल एंगल मेड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द विजुअल एंगल मेड बाय नेकेड आई। दूसरी फॉर्म में भी लिख देती हूँ मैं, विजुअल एंगल, एंगल मेड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट टू विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मेड बाय नेकेड आई, आई, नेकेड आई, नेकेड आई या अनएडेड आई भी कह देते हैं बच्चों, ठीक है। विजुअल एंगल मेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एंगल क्या बन रहा है बच्चों, और उसकी हेल्प से क्या बन रहा है, उसको हम जनरली लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से बीटा बाई अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा। लेकिन बच्चों आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इसलिए बहुत कम एंगल बनाएगा, स्मॉल एंगल बनेगा, इसलिए स्मॉल एंगल के कारण सीधा क्या लिखोगे, बीटा बाई अल्फा। डायरेक्ट क्या याद रखोगे, बीटा बाई अल्फा, क्योंकि स्मॉल एंगल बनेगा बच्चों, और स्मॉल एंगल के केस में tan अल्फा को अल्फा लिख देते हैं और बीटा को क्या लिख देते हैं बच्चों, बीटा लिख देते हैं, ठीक है। नोट करिए बच्चों, फिर आगे डेरिवेशन पे, रे डायग्राम पे बात करते हैं इसके। देखो बच्चों यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है ना, उसका मतलब ऑब्जेक्ट को लार्ज करना नहीं है। यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है बच्चों, उसका मतलब ऑब्जेक्ट को लार्ज करना नहीं है, उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को आप कितना नजदीक करके देख सकते हैं। जैसे जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, एक बार नेट में भी पूछा था ये क्वेश्चन कि एक टेलीस्कोप है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 100 है, एक टेलीस्कोप है 100 है या 200 जितनी पूछी, मान लो 150 पूछी थी। एक टेलीस्कोप है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है बच्चों, 150 है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को लार्ज कर रहा है, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 150 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का मतलब क्या है बच्चों, कि वो ऑब्जेक्ट को इतना नजदीक कर रहा है, दूर से वो इतना नजदीक लाके हमारे पास विजुअल एंगल बना रहा है। मान लो बच्चों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो वो अब उससे आगे वो 150 आगे ले आएगा और विजुअल एंगल को थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसके अंदर 150 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का मतलब बच्चों इतनी डिस्टेंस आगे ले आना, मतलब कि ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आना, ना कि बड़ा करना, ठीक है। इसका ध्यान रखना, कभी मैं सोचूं कि लार्ज कर देना है, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पे बच्चों। इसका डेरिवेशन देखिए, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल नॉमिकल टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। गैलीलियो टेस्ट्राइल भी है बच्चों, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। बाकी हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। रे डायग्राम भी अलग होता है बच्चों, बाकी कोई अलग नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, और एक आई लेंस होता है। देखो बच्चों उसमें उल्टा होता था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता था, आई लेंस छोटा होता था, ठीक है। इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव लेंस,
ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, आई लेंस की कम होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आई लेंस की वैसे बड़ी होती है, बस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव छोटी होती है। एक मेरी बात सुनना कि आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर वैसे तो बड़ी होती है, जैसे 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास, जितना भी रखते हैं बच्चों हम लोग। 5 सेंटीमीटर कम नहीं होता, 5 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ये 5 है तो ये 25 है। लेकिन इसके आई लेंस की जो है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव कम होती है, वैसे अनलार्ज होती है। लेकिन माइक्रोस्कोप में सच में ही छोटी होती है। माइक्रोस्कोप में क्या कर रहे थे बच्चों कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था और यहाँ पे मैंने आई रखा था, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव सच में ही छोटा हो, जैसे आपने रखा 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये रखा 5 सेंटीमीटर का, वो सच में ही छोटा रखा जाता, वो छोटा रखा जाता, ठीक है। वो सच में छोटा होता है, छोटा नहीं होता, वैसे तो बड़ा होता है, लेकिन एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आई लेंस लार्ज बट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में छोटा होता है, वैसे बड़ा होता है। लेकिन आपके पास जो आपने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने इन्हीं 2 लेंस की बात करी थी, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों ऑब्जेक्टिव स्मॉल होता है, स्मॉल ही होता है, लार्ज नहीं होता। इसके कंपैरिजन की कोई बात नहीं होती, वो हम बिल्कुल छोटा सा ही रखते हैं उसके, ठीक है। ये ध्यान रखना नोटिस में। हाँ, इसमें वैसे बड़ा होता है, लेकिन एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव छोटा रखते हैं। एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव क्या रखते हैं बच्चों, छोटा रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की कहूँ कि ये 5 है तो ये 25 है, इसमें कहूँ बच्चों ये 1 है ये 3 है, ठीक है। इसके एक ये मान ले 1 है ये 25 है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बच्चों सच में ही छोटा होता है, ठीक है। कंपैरिजन का कोई वो नहीं होता। अब बात करते हैं बच्चों, नोट कर लिया। अब रे डायग्राम पे देखिए बच्चों। अब इस केस में क्या मानेंगे बच्चों कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका इन्फिनिटी, क्योंकि देखो मून स्टार को आप डी डिस्टेंस में तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो मून स्टार को कहाँ पे मानेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी। तो देखो ये रे बच्चों ऐसे आएंगी, ये यहाँ पे इमेज बने, ये बना बच्चों ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसके द्वारा बनी हुई इमेज बच्चों किसके लिए किसका काम करेगी, आपके पास इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी बच्चों, ये आपके पास आई लेंस होगा इधर, ठीक है। दिस इज योर आई, ये आपकी आई होती है। इस लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये बहुत छोटी बनती है बच्चों, ये आपको समझाने के लिए थोड़ी दिखा दी, बिल्कुल छोटी सी बनती है ये बिल्कुल ही ऐसे, देखो बिल्कुल छोटी सी बनती है ऐसे, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल छोटी सी बनती है, ठीक है। इनको बच्चों पीछे बढ़ाएंगे, वो फाइनली यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। फाइनली वो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये बन गया बच्चों ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। तो अब लेंस को पीछे रख दो और अब अपनी आईज को ऐसे देखो, लेंस आपके पीछे और नेकेड आई से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। किसको देख रहे हो, लेंस आपके पीछे बच्चों, नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है। तो रेज कहां से, आप रेज को जब ऐसे नेकेड आई से देख रहे हो तो रेज कहां से आती हुई नजर आएगी बच्चों, इन्फिनिटी से। कैमरा तो सही दिख रहा है ना बच्चों सबको, आपको, हाँ कैमरा सही है, सही दिख रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों जब आप इस लेंस को तो पीछे रहने देखो आपके पीछे, और अब आप नेकेड आई से देखो तो आपको रेज कहां से आती हुई नजर आएगी बच्चों, इन्फिनिटी से। रेज कहां से आती हुई नजर आएगी बच्चों, इन्फिनिटी। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये नेकेड आई के द्वारा बना हुआ अल्फा एंगल, ठीक है। अब दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ये अल्फा है तो बच्चों ये भी कितना होगा, अल्फा मान लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा।
मैंने कहा दिस एंगल बिकम वेरी स्मॉल बच्चों, ये बहुत कम बनता है, तो आपको समझाने के थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा को बीटा और अल्फा को अल्फा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालती हूँ बच्चों, ये देखो ट्राइंगल, इसको नाम दे दो O। तो ये डिस्टेंस बन जाएगी बच्चों, यहाँ से देखो रे पैरेलल आएंगी तो इन्फिनिटी से फोकस के ऊपर मिलेंगी, इन्फिनिटी से रे यहाँ इस फोकस पे मिलेंगी ना बच्चों, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस F0। और ये बन जाएगी ये वाली डिस्टेंस बच्चों UE, क्योंकि पहले लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो निकालते हैं बच्चों tan अल्फा इस ट्रायंगल में, देखो फ्रॉम ट्रायंगल A डैश B डैश O, क्या बनेगा बच्चों, tan अल्फा, जिसको मैं अल्फा कह सकती हूँ, स्मॉल एंगल है, इसको बच्चों मैं H डैश मान लेती हूँ, H मान लो आप लोग, कुछ भी मान लो, या मैं सीधा लिख देती हूँ A डैश B डैश डिवाइडेड बाई F0 या H बाई F0, क्या बन जाएगा, ये H बाई F0 बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको H डैश कर दो, H डैश कर लेंगे, ठीक है, H डैश बाई F0। इसी तरह बच्चों हम यहाँ से, ये तो लिख लिया होगा बच्चों सबने आपने, ठीक है। तो ये यहाँ से बनेगा बच्चों tan बीटा, ये यहाँ से देखो ये एंगल फाइनल एंगल, ये बीटा बन रहा है, फाइनल एंगल मेड बाय द आइज बच्चों, फाइनल एंगल मेड बाय द आइज, तो फाइनल एंगल बच्चों मेड बाय द आइज, तो ये बनेगा बच्चों यहाँ से आपके पास बीटा। तो tan बीटा, जिसको मैं स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा क्या लिख सकते हो, बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से UE, ये बनेगा H डैश बाई UE, जो कि A डैश B डैश ही होगा बच्चों। देखो यहाँ से मैं फिर से लिख देती हूँ, A डैश B डैश बाई UE या H डैश बाई UE, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर, क्या है बच्चों, बीटा बाई अल्फा, तो क्या बना, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, H डैश बाई UE, और अल्फा की वैल्यू बच्चों H डैश बाई FO, H डैश से H डैश बच्चों कैंसिल, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया बच्चों, F0 बाई U। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ये क्या आ गया बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर। नोट करिए, फिर इसके सारे केसेस डिस्कस करें। केस बच्चों वही दो लेने हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और फॉर द मिनिमम मैग्निफिकेशन। नोट करिए बच्चों, कर लिया नोट बच्चों, हो गया 1 2 3 नोट कर लिया सबने बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं केसेस की, इसे बता दो। अब बात करते हैं बच्चों केसेस की, केस, ठीक है। बात करते हैं फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। यहाँ मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कितनी नजदीक कर पा रहे हैं हम उसको, दूर वाले ऑब्जेक्ट को कितना नजदीक करके देख पा रहे हैं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का बच्चों, या केस किसका होता है, स्ट्रेन्ड आई का। ये इस केस में आईज पे बड़ा जोर पड़ता है, स्ट्रेन्ड आई। यही कहें फाइनल इमेज, फाइनल इमेज formed at infinity, formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct object, final least distance of distinct vision। तो आप ये कहो बच्चों, आप स्ट्रेन्ड आई कहो, आप ये कहो कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब V बराबर D, कोई सा भी केस लो, ठीक है। माइनस आप देख लेना वो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। माइनस मुझे ये पता है कि इससे इधर बन रही है, इसलिए मैं माइनस लिख रही हूँ, वो आप अपने सिचुएशन के, ठीक है। तो एक ही बात है, इनमें से आप कुछ भी कहो। तो निकालते हैं बच्चों, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आई बच्चों, यहाँ से आपके पास F0 बाई UE। देखो जो सारे टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर यही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप हो चाहे वो रिफ्लेक्टिंग टाइप, बस रे डायग्राम चेंज हो जाए, ठीक है। हटा दो बच्चों इसको। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास
फाइनल इमेज मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, तो क्या बने, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, ठीक है। तो फाइनल इमेज बन रही है बच्चों डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बच्चों, इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट इसके द्वारा देखेंगे, वीई के द्वारा, आई पीस के द्वारा, आई पीस है ना बच्चों, इसे यू ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, माइनस का यूई, इमेज भी इधर ही बन रही है तो माइनस का डी, तो ये इमेज यहाँ से जो बन रही है बच्चों, ये बन रही है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है, फाइनल इमेज के लिए। तो लगाएंगे बच्चों 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/UE U, तो 1/F V की वैल्यू बच्चों माइनस का D, U की वैल्यू माइनस का UE, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो इसको इधर ले आओ, 1/Fe प्लस 1/D बराबर 1/UE। एलसीएम ले लो बच्चों यहाँ से, तो एलसीएम लोगे तो 1/UE बराबर ये DF एलसीएम, तो ये बनेगा Fe प्लस में D, तो UE बन गया बच्चों। ये याद रखना, ये देखो वही आ रहा है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में आ रहा था, वही केस आ रहा है, D प्लस में Fe। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से, F0/UE, F0/UE की वैल्यू रखो बच्चों DFE, D प्लस में Fe। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन गया बच्चों, F0/Fe, इस D को अंदर ले जाओ, 1 प्लस में Fe/D, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर। किस केस में बच्चों, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है आपके, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इसके द्वारा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, आईपीस के लिए बात करूं बच्चों मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नोट करिए, पहला केस था, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैक्सिमम, लेकिन इस केस में डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इस केस में आईज पे बहुत जोर पड़ता है, स्ट्रेंड हो जाती है, ठीक है, नोट करिए, जल्दी से नोट करो बच्चों, कैमरा ठीक दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों, नोट कर लिया, लिखना बच्चों, हटा दो बच्चों। दूसरा केस देखिए बच्चों, मिनिमम मैग्निफिकेशन, केस नंबर 2, केस नंबर 2, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, रिलैक्स्ड आई, मिनिमम मैग्निफिकेशन कहो या रिलैक्स्ड आई कहो, ठीक है, या फिर बच्चों को नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक ही बात है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो रिलैक्स आई में बच्चों फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, या ये कहो, ये कह दो, या ये कह दो फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। इनमें से आप कुछ भी कहो, एक ही बात है, मिनिमम मैग्निफिकेशन कहो, रिलैक्स्ड आई कहो, रिलैक्स आई में इमेज कहां बनती है, फाइनल इन्फिनिटी पे, तो एक ही बात है, वो मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहो, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, नोट कर लिए केस सबने, तो देखिए, तो फाइनल इमेज इस केस में क्या हो जाता था, यूई बराबर एफ हो जाता था, फिर भी कर लेते हैं, फाइनल इमेज कहां बन रही है बच्चों, इन्फिनिटी पे, तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/Fe 1/V माइनस का 1/UE, तो फाइनल इमेज कहां बन रही है बच्चों, इन्फिनिटी पे, तो UE बराबर है किसके, U बराबर बच्चों किसके, माइनस का UE, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लो 1/Fe बराबर 1/इंफिनिटी माइनस माइनस का UE, माइनस माइनस प्लस, तो 1/Fe बराबर हो गया बच्चों 1/UE के, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है बच्चों, 0, तो UE बराबर हो गया किसके बच्चों, Fe, UE किसके बराबर हो गया आपके, Fe को किसके बराबर हो गया आपका, UE के। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों इस केस के अंदर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या है बच्चों, F0/Fe, F0/UE है, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी F0/UE की जगह बस Fe लिख दोगे, ठीक है, आ जाएगी बच्चों फाइनल इमेज। इस केस में डिसएडवांटेज क्या है कि मैग्निफिकेशन मिनिमम होता है लेकिन आईज रिलैक्स्ड होती है, इस केस में आईज क्या होती है बच्चों आपकी, रिलैक्स्ड हो जाती है आपके पास, ठीक है।
समझ आया बच्चों? इतना क्लियर हो गया सबको? इतना ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। इसके से बच्चों रे डायग्राम बनाना पड़े तो रे डायग्राम में क्या करोगे बच्चों? इसके से बाकी सब सेम रहेगा। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे। इस केस के लिए फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी का रे डायग्राम पूछे आपसे, तो आप कैसे करोगे कि आप इसको ऐसे करके छोड़ दो। ये रे कहाँ तक जा रही है बच्चों? इन्फिनिटी तक जा रही है, मिलेंगी कहीं भी नहीं। ठीक है, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जा रही है तो ये रे कहाँ चली जाएंगी बच्चों? इन्फिनिटी पे चली जाएंगी। ये ध्यान रखना, इनको ऐसे करके छोड़ देना, मिलाना नहीं है। अगर वो लेगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन तो इनको मिला के फिर ऐसे बना के दिखा दो, जैसा मैंने पहले बना रखा था। ठीक है, तो वो फाइनल इमेज कहाँ गई? इन्फिनिटी पे, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी का रे डायग्राम ये करके दिखा दो, फिर डॉटेड करके इसको ऐसे छोड़ दो बस। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो क्या क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने? एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। ये सब बता रही हूँ बच्चों मैं यहाँ से 1 2 3 नोट कर लिया सभी ने? वही हो गया नोट। अब देखो बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर आपने क्या पढ़ा बच्चों? टेलीस्कोप। इसमें क्या पढ़ा? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या थी बच्चों? एफ नॉट बाई यूई। इसके अंदर तुमने दो केस पढ़े बच्चों। एक पढ़ा आपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या फिर कहो स्ट्रेंड आई। स्ट्रेंड आई स्ट्रेंड हो जाती है बच्चों इस केस में। या एक कहो फाइनल इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या वी बराबर डी। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आया बच्चों? मैग्नीफाइंग पावर आपकी एफ नोट बाई यूई 1 प्लस में एफ ई बाई डी। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों देखो, कई बार वो सिर्फ क्या क्या गए बच्चों? आईपीस के द्वारा वो गए कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस। तो आईपीस कैसे ट्रीट कर रहा है बच्चों? आपके पास यहाँ पे आईपीस यहाँ पे ट्रीट करेगा एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वहां पे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का केस भी लगा सकते हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था बच्चों? डी बाई एफ ई। आईपीस कैसे ट्रीट कर रहा है? एज सिंपल माइक्रोस्कोप। ये ध्यान रखना, आईपीस ट्रीट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो आपके पास आपने ये लिया ना बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव लिया और एक आई लिया, तो ये आईपीस बच्चों कैसे ट्रीट कर रहा है? एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। कई बार वो क्वेश्चन में कहेगा कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस, तो आईपीएस के लिए सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या लगा देंगे बच्चों? 1 प्लस में डी बाई एफ। ये ध्यान रखना, सिर्फ वो कहे कि फाइनल इमेज फाउंड बाय आईपीएस, तो आईपीएस कैसे ट्रीट कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों न्यूमेरिकल्स में। तो ये और दूसरा पढ़ा बच्चों आप लोगों ने मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो अगर वो मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करता तो रिलैक्स्ड आई कहे वो आपसे, रिलैक्स्ड आई कहे, या वो कहे कि फाइनल इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? इंफिनिटी। ठीक है, वो इनमें से कुछ भी कहे। ठीक है, तो या नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इनमें से कोई भी वर्ड कह दे आपसे, कोई भी वर्ड वो आपसे कह दे, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? एफ नॉट बाई एफ पी। क्योंकि इस केस में यूई बराबर हो जाता है बच्चों एफ पी के, और इस केस में बच्चों यूई बराबर, ये याद कर लो आप लोग, डी एफ पी अपॉन में डी प्लस में एफ। ई वर्ड सिर्फ आई पीस के लिए लगा देते हैं, ये नीचे आई लगाते हैं मैं ई एफ पी, या तो फोकल लेंथ है बच्चों, सिर्फ आपको समझाने के लिए, नोट करने के लिए आई पीस के लिए लगा देते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों। एक इसमें पूछता है बच्चों लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखो मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या थी बच्चों? मैं तो छोटा सा बना रही हूँ साइड में रे डायग्राम। रे कहां से आ रही थी बच्चों? इंफिनिटी से, टेलीस्कोप के अंदर,
रेज कहाँ पे आएगी बच्चों, इन्फिनिटी पे। ये रे ऐसे जाएंगी, ये पीछे किसी पॉइंट पे मिलके फाइनल इमेज बना देती है आपको, यही था ना बच्चों। तो ये रे यहाँ से यहाँ तक आई तो ये एफ नॉट और ये बना बच्चों यूवी, ठीक है। ये क्या बनेगी, एफ नॉट प्लस में यू। रे कहाँ से आ रही है बच्चों, ये इन्फिनिटी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे मान रहे थे, इन्फिनिटी, क्योंकि स्टार है मून है उनको कहाँ पे मानेंगे बच्चों, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में भी दे देगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आई पीस था। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगी बच्चों इस केस में, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, सॉरी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगी बच्चों, एफ नॉट प्लस में यूई, एफ नॉट प्लस में यूई। अरे ये दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, एफ नॉट प्लस में यू। तो अगर इस केस में लिखते हो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, आप किसकी बात कर रहे हो, इन्फिनिटी के लिए, एफ नॉट प्लस में यूई। मोड में लिखते हैं बच्चों, डिस्टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। बाकी हाँ एक बार ये ध्यान रखना, आपके हो सकता है किसी बुक में ये फाइनल मैग्नीफाइंग पावर में नेगेटिव दे रखा हो। फाइनल मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव का मतलब बच्चों सिर्फ क्या है कि इमेज इन्वर्टेड है, फाइनल इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे वो नेगेटिव वर्ड अगर देता है ना, वो लिखते हैं माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन indicates that final image inverted। बस वो नेगेटिव वर्ड सिर्फ इसके लिए लगाता है कि फाइनल इमेज कैसी बच्चों, इन्वर्टेड। बाकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव वो आई थिंक सो, ऐसा मैं नहीं मानती, ठीक है। बाकी वो लिखे तो आप ऐसा ध्यान समझ लेना कि नेगेटिव वर्ड बुक्स में ऐसे लिखा मिलता है, उसका मतलब क्या है कि फाइनल इमेज कैसे बन रही, इन्वर्टेड। वो फाइनल इमेज इन्वर्टेड के लिए वहां पे वो नेगेटिव साइन लगा रहा है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बात करेंगे तो एफ नॉट, तो इस केस में अगर वो लेंथ निकलवाए तो यूई की वैल्यू क्या है बच्चों, इस केस में एफ ई, इस केस में यूई की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ ई। अगर इस केस में बात करें वो एल की वैल्यू, तो यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ इधर दिख रहा है ना सबको, इधर लिख लूं मैं, एल की वैल्यू एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, ठीक, क्या बन जाएगी बच्चों, क्या है एफ नॉट प्लस में यूई, यूई की वैल्यू क्या है बच्चों इस केस में, डी एफ ई अपॉन में डी प्लस में एफ ई, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्लियर, नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ पे। कर लिया, हो गया बच्चों। देखो बच्चों अभी रिफ्रैक्टिंग टाइप में एक और टेलीस्कोप होता है, ये भी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है बच्चों, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। ये भी कौन सा, रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल था, ये है बच्चों गैलीलियन, एक होता है गैलीलियन, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में बच्चों मेन एक ही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, हमें वही पढ़ना है अच्छे से। और भी हो सकते हैं बच्चों, बाकी हमें बस मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रहे, थोड़ा ध्यान रखने के लिए कि इसके अंदर भी बच्चों ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस होते हैं, ठीक है। लेंस 2 कहते हो, ये लेंस 3 आई लेंस, ये आई लेंस होता है। बीच में एक लेंस और लगा दिया जाता है इस केस में। इस केस में क्या होता है कि इमेज, देखो फाइनल इमेज उस केस में क्या हो रहा था बच्चों, जो आपने एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल में जो फाइनल इमेज बन रही थी हमारे पास यहाँ से, वो इन्वर्टेड बन रही थी। एस्ट्रोनॉमिकल में क्या हो रही थी कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही थी। तो फाइनल इमेज को इन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, एक लेंस और लगा देते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ही फाइनल इमेज को इन्वर्ट करने के लिए एक और लेंस लगा देते हैं। उसका ये डायग्राम कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो ये इमेज बनेगी, ये यहाँ से रे जाएंगी, ये यहाँ पे इमेज बनाएंगी इस लेंस के द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं मिलेंगी बच्चों ऐसे जाके, तो ये इसकी इमेज फाइनल यहाँ बनेगी इन्वर्टेड, इस आई लेंस के द्वारा, इस आई लेंस के द्वारा ये रे जाएंगी बच्चों, ये पीछे इधर किधर मिलती हुई नजर आएंगी यहाँ पे, तो ये बनाएंगे यहाँ पे फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज आपकी बार देखो क्या है, इरेक्ट है। फाइनल इमेज इस बार क्या है, इन्वर्टेड नहीं है, कैसी सीधी है, इरेक्ट है, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज बनाएंगे, तो फाइनल इमेज ये बनेगी यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल में एक और लेंस बच्चों और भी अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें 10-12 लेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिर्फ ये तीसरा लेंस लगाने का पर्पज क्या है कि फाइनल इमेज को इरेक्ट कर देना, जो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी उसको इरेक्ट करना ही इसका पर्पज था, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट बच्चों कुछ ऐसे होती है
कि देखो ये रे तो इन्फिनिटी से आ रही है, तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो ये इससे डिस्टेंस 2f पे होता है और ये भी 2f पे ही बनती है, ठीक है। टोटल लेंथ क्या बन गई बच्चों, f0 प्लस 2f 4f प्लस यूई। इस केस में टोटल फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, f0 प्लस 4f प्लस में यूई। बाकी बच्चों मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस रे डायग्राम का ध्यान रखना कि ट्रेस ट्रायल में एक और लेंस लगा देते हैं, ठीक है, फाइनल इमेज को इन्वर्ट करने के लिए। शायद आपसे कभी बोर्ड में पूछा नहीं है, फिर भी पूछ ले तो बस इतना ध्यान रखो कि इसमें एक और लेंस लगा देते हैं फाइनल इमेज को इरेक्ट करने के लिए। बाकी सब सेम है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता था, फाइनल इमेज कहाँ बनती थी, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो यूई की वैल्यू उस केस में क्या आती थी, डीएफई अपॉन में डी प्लस एफई। तो फाइनल मैग्निफिकेशन यही रहेगा। लेंथ में क्या हो जाएगा, यूई की वैल्यू चेंज होगी, तो बस मैंने यूई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। रिलैक्स टाइम में फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, मिनिमम मैग्निफिकेशन को या नॉर्मल एडजस्टमेंट को। उस केस में यूई बराबर एफ हो जाता है बच्चों, तो वही हो गया। और लेंथ के लिए यूई की जगह एफ रख दिया, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ट्रेस ट्रायल में एक और लेंस रख देते हैं फाइनल इमेज को इन्वर्ट करने के लिए। बाकी कोई भी चेंजेस बच्चों वहां पे नहीं, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। लेंथ देखो एक और लेंस लगाएंगे तो भी सही बात है, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की लेंथ भी तो चेंज होगी ना, वो 4 फैक्टर से चेंज हो जाती है, ठीक है, 4f के फैक्टर से, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। एक और है बच्चों गैलीलियन, इसको नोट करो, फिर गैलीलियन बनाते हैं। नोट कर लिया, कर लीजिए बच्चों जल्दी से नोट। बाकी मेन बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल है, उसी को ध्यान रखना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप में ही है, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से, इसको कर लिया नोट। देखो बच्चों एक और है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही, गैलीलियन टेलीस्कोप। बहुत टाइप होते हैं बच्चों, पर हमारे सिलेबस में 2-3 ही थे, वो मैंने आपको बताए। मेन है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल, जो मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाया, उसी को अच्छे से करना है। इनमें कुछ नहीं होना बच्चों चेंज, सिर्फ गैलीलियन में क्या होता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव होता है। गैलीलियन में क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ये कॉनकेव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बच्चों, ये आई लेंस होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको आई लेंस कहते हैं क्योंकि आई यहीं से देखते हैं। क्या होता है इसका पर्पज भी बच्चों वही है कि फाइनल इमेज को इन्वर्ट कर देना, जो इन्वर्टेड इमेज जो बनेगी उसको इन्वर्ट कर देना बच्चों, ठीक है। इसमें सिर्फ वही था बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया, एक कॉनकेव लेंस ले लिया, ठीक है। इससे बच्चों यहाँ पे ये फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। f0 रे पैरेलल आ रही है बच्चों, तो इन्फिनिटी से कहीं फोकस पे यहाँ इमेज बनाएगी। अब इस लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज इस लेंस के लिए किसका काम कर जाएगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। और ये रे देखो जैसे इस लेंस से गुजरेगी, लेंस रखेंगे तो ये इधर डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएगी, ये पीछे किसी पॉइंट पे मिलके यहाँ पे फाइनल इमेज बनाएंगी, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज इस केस में कैसे बन जाती है बच्चों, इन्वर्टेड। फाइनल इमेज कैसे होगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। बाकी एस्ट्रोनॉमिकल में यही था कि उसमें इन्वर्टेड बन रही थी, इसमें फाइनल इमेज कैसे बन जाएगी बच्चों, इन्वर्टेड बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, इरेक्ट, फाइनल इमेज इरेक्ट, ठीक है। अब इस केस में बच्चों बाकी सब चेंज है, मैग्निफिकेशन वही 2 केस की बात करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही रहेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के वही फॉर्मूला रहेगा और मिनिमम के लिए भी वही जो आपके पहले केस में था। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यूई डी एफ प्लस में डी प्लस एफ हो जाता है और मिनिमम मैग्निफिकेशन में यूई बराबर एफ हो जाता है। मैग्नीफाइंग पावर में कोई चेंज नहीं है, बस क्या चेंज हो जाएगा, लेंथ देख लो, क्योंकि देखो कौन अलग अलग एडजस्टमेंट कर रहे तो लेंथ तो दोनों लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप तो चेंज होगी ना बच्चों। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगी बच्चों, देखो इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इन दोनों बीच की लेंथ के बीच की डिस्टेंस बच्चों वो कितनी है, देखो यहाँ पे टोटल ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, f0। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, f0, ये देखो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे नीचे f0। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये f0। हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो ये यूई f0 में से यूई घटा देंगे, अब की बार क्या हो जाएगा f0 माइनस का यूई, ठीक है। बाकी वही है बच्चों, इस केस में यूई की वैल्यू क्या है, डीएफई प्लस में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में यूई की वैल्यू क्या है बच्चों, डीएफई अपॉन में डी प्लस में एफई, तो ये रख दिया यहाँ पे। और रिलैक्स टाइम में यूई क्या हो जाता है बच्चों, एफई हो जाता है, तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप थे बच्चे। तो मेन आपको याद रखना बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इंपॉर्टेंट वही है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब आप बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।
एक बार नोट कर लीजिए बच्चों इसको। इसके बच्चों कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ये नोट कर लो आप एक बार जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों? अब देखो बच्चों इनकी कुछ डिसएडवांटेज है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की कुछ बच्चों डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? और डिसएडवांटेजेस देखिए बच्चों। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप डिसएडवांटेजेस, ठीक है? क्या है बच्चों इसके अंदर? इन ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इन ए रिफ्रैक्टिंग टाइप telescope, large amount of light rays, large amount of light rays from distinct object, large amount of light rays from the distinct in a refracting type telescope to collect, बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखो to collect, यहाँ हटा दो इधर में इसको, to collect large amount of light rays, to collect large amount of light rays from distinct object, the aperture of objective lens, the aperture and focal length, the aperture or focal length of the objective lens very large। देखो क्या कहता है बच्चों, तो हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर बड़ी होती है, किससे? आई लेंस से। ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये आई लेंस था। क्यों लेते हैं बच्चों ये बड़ी ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर? क्योंकि हमें इन्फिनिटी से आने वाली रेज को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गैदर करना है, ठीक है? इन्फिनिटी से आने वाली रेज को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गैदर करना है, क्योंकि जितना अपर्चर होगा बड़ा होगा उतनी बच्चों लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है? जितना ज्यादा अपर्चर बड़ा होगा बच्चों उतनी लाइट गैदरिंग पावर यहाँ पे लाइट ज्यादा होगी, उतनी इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी होगी। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी होगी उतनी इमेज अच्छी बनेगी बच्चों, उतनी इमेज क्या बनेगी? बहुत ही अच्छी बनेगी। क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतनी इमेज यहाँ पे क्या बनेगी? अच्छी बनेगी। तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप लोग कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की अपर्चर बड़ी क्यों लेते हैं? लाइट रेज को ज्यादा गैदर करने के लिए, ठीक है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये नोट करके लिख लो आप लोग या बाद में लिखवा दो, ठीक है? ये समझ आ गया ना कि इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आप लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर बड़ी लेते हैं। क्यों लेते हैं? लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा के लिए, लाइट गैदरिंग को ज्यादा करने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट गैदरिंग होगी बच्चों वहां पे इंटेंसिटी उतनी अच्छी होगी। तो यही लिखा इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेज, ठीक है, फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस वेरी लार्ज, ठीक है? उसकी फोकल लेंथ क्या लेनी बच्चों? बहुत ज्यादा लार्ज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइट गैदरिंग पावर अच्छी नहीं होगी, इंटेंसिटी अच्छी नहीं दिखेगी, इमेज हमें अच्छी नहीं दिखाई देगी, ठीक है? इसके लिए बच्चों देखो, ये देखो इतनी बड़ी अपर्चर का लेंस बनाना बड़ी डिफिकल्टी है बच्चों, ठीक है? इसीलिए लिखिए डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद
डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ कुछ डिफिकल्टीज है बच्चों अरेंज करने की हमें, ठीक है। तो इसके लिए लिखिए बच्चों डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, इतना बड़ा लेंस बनाना ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। इतने बड़े लेंस को बनाना ही बच्चों बहुत मुश्किल है, ठीक है। डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली, डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली, ठीक है। मैकेनिकली इतने बड़े, देखो मैकेनिकली हेल्ड करने का मतलब बच्चों इतने बड़े लेंस को एक सिस्टम में लगाना, इतने बड़े लेंस को एक सिस्टम में अरेंज करना बड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, ठीक है। तो बनाने में डिफिकल्टी है, पर उसको लगाने में, इस स्ट्रक्चर के अंदर लगाने में डिफिकल्टी है बच्चों, ठीक है। कॉस्टली होता है बच्चों, ये कॉस्टली पड़ता है बच्चों यहाँ पे इसमें, ठीक है। दूसरा स्फेरिकल एब्रेशंस आ जाती है, स्फेरिकल एब्रेशंस, स्फेरिकल एब्रेशंस, इसका मीनिंग अभी बताती हूँ बच्चों, एक बार आप नोट कर लो। स्फेरिकल एब्रेशंस मैंने देखो बताया था आपको जब मिरर समझाया, मैंने क्या बताया था कि इसके लिए पैराबोलॉइड मिरर यूज कर। स्फेरिकल एब्रेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि आपके पास दो टाइप की रेज होती है, एक पैराक्सियल रे, एक मार्जिनल रे, एक मार्जिनल रे, एक पैराक्सियल रे, ठीक है। तो सारी की सारी रे क्या हो, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो, सारी की सारी रे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो बच्चों, सारी की सारी जो रेज है आपकी वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि आपके पास जो मार्जिनल रे है वो नजदीक कन्वर्ज हो जाएंगी, पैराक्सियल रे थोड़ी दूर जाके कन्वर्ज होंगी। तो जितनी ज्यादा रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उतने ज्यादा फोकस बन जाएंगे, उतने ज्यादा फोकस बन जाएंगे, उतने ज्यादा इमेजेस दिखाई देंगी, उतने ज्यादा चांद दिखने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मून एक्स्ट्रा दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम जो मानते हैं ना बच्चों कि रे पैरेलल आई फोकस पे कन्वर्ज हो गया, अभी तक जो मैंने अजम्पशन थी कि सारी की सारी रे कैसी आ रही, पैराक्सियल, जो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, सारी की सारी रे को पैराक्सियल मान के हमने यहाँ पे कन्वर्ज करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फोकस पे माना कि सारी की सारी रे पैराक्सियल यहाँ कन्वर्ज हो रही है, फिर ये फाइनल इमेज इधर बना रही है, ठीक है। तो ये आपकी स्फेरिकल एब्रेशन है। स्फेरिकल एब्रेशंस के अंदर क्या होगा बच्चों कि पैराक्सियल और मार्जिनल रे जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती, ठीक है। पैराक्सियल लिख देती हूं मैं, एब्रेशन मींस पैराक्सियल एंड मार्जिनल रेज नॉट कन्वर्ज एट वन फोकस। समझ आ गया होगा सर, मैंने मिरर में बड़े अच्छे समझाया था आपको, नोट कर लीजिए। एक अगला पॉइंट और है बच्चों, क्रोमैटिक एब्रेशंस। क्रोमैटिक एब्रेशंस ये ऊपर से लिख लिया बच्चों, नोट कर लो जल्दी से, हटा दो, 1 2 3 लिख लिया सबने। एक और है बच्चों क्रोमैटिक एब्रेशंस, पॉइंट नंबर 5 यहां लिख रही हूं मैं, क्रोमैटिक एब्रेशंस। क्रोमैटिक एब्रेशंस का मतलब क्या है बच्चों, देखो मैंने बताया था कि U जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। U इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। 1/f क्या होता है बच्चों, U - 1 1/r1 - 1/r2। देखो मैं यहां से कहूं 1/f, U की वैल्यू 1/λ - 1/r1 माइनस का 1/r2। तो फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों लेंथ के, तो फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चों, लेंथ के, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, ये लेंस है, तो आने वाली रेज जो होंगी बच्चों, जैसे लाइट रेज जो आ रही है उसमें व्हाइट वाले कलर की बात कर रहे हैं, तो रेड लाइट बात करूं मैं, तो जो रेड होगी बच्चों उसकी फोकस ज्यादा हो जाएगी, रेड लाइट बहुत ज्यादा दूर जाके कन्वर्ज होंगी। इसी तरह बच्चों जो वायलेट होंगी वो नजदीक कन्वर्ज हो जाएंगी। ये रेड के लिए फोकस हो गया, ये वायलेट के लिए हो गया, ये रेड लाइट, ये वायलेट लाइट, ठीक है। तो क्या होगा, इनके बीच में जो भी होगा, येलो ग्रीन ब्लू जो भी होगा, वो सब इनके बीच में कन्वर्ज हो जाएंगे, तो हमें सारे चांद दिख जाएंगे, सारे
स्टार दिख जाएंगे, येलो कलर के भी, रेड सब दिख जाएंगे। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन है, ठीक है। तो इसलिए के लिए आपके लिए अलग अलग होता है कि अलग अलग सिचुएशन होती है कि हमें लेंस को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि वो एक ही पॉइंट पे रेज कन्वर्ट हो। क्रोमेटिक लेंस का मतलब, एब्रेशन का मतलब बच्चों कि रेड वाली लाइट अलग कन्वर्ट हो रही है, वायलेट वाली अलग जगह कन्वर्ट हो रही है, उन सबको दूर करना, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्रोमेटिक एब्रेशन। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसके अंदर क्या क्या डिफिकल्टी है बच्चों? क्रोमेटिक एब्रेशन ज्यादा होते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन सो क्रिएट होते हैं। वहां बताया था मिरर के अंदर कि स्फेरिकल एब्रेशंस को दूर करने के लिए पैराबोलॉइड मिरर यूज करते हैं। स्फेरिकल एब्रेशंस को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं? पैराबोलॉइड मिरर। वो अब यही करेंगे। कॉस्टली होते हैं बच्चों, इनको अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। इतने बड़े लेंस को बनाना मुश्किल, फिर उसको एक मैकेनिकली एडजस्ट करना कहीं पे बड़ा मुश्किल, ठीक है। तो इसकी कुछ डिफिकल्टीज थी बच्चों रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप की, ठीक है। नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया बच्चों? अब देखिए बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है बच्चों? जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको मिरर से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। देखिए कैसे, ये है बच्चों आपके पास, मैं सोच रही थी कि पोज करके ही बना दूं, पर आप लोगों को बनाना नहीं आएगा, इसलिए मुझे ऐसे ही बनाना पड़ा, ठीक है। देखिए मैं एक बार बना के दिखाती हूँ, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रह जाएगा। मुझे लगा पहले पोज करके बना दूं, पर नहीं, ठीक है बच्चों। दिख रहा है? आप देखिए बच्चों, ये पैराबोलॉइड मिरर है, यह पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। एक्चुअल बच्चों क्या करते हैं? इसमें होल कर देते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में क्या करते हैं? इसमें यहाँ बीच में होल कर देते हैं। पैराबोलॉइडल मिरर में क्या होता है बच्चों? होल कर दिया जाता है यहाँ, ये होल होता है इतना, ठीक है। ये रे देखो बच्चों इन्फिनिटी से आएंगी, ये फोकस पे आके कहीं कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ मानते हैं बच्चों? इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये फोकस पे आके क्या होगी बच्चों? यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हम एक आई लेंस लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं बच्चों? इसमें एक आई लेंस लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। ये क्या आपका? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर नहीं था तो ये रे जाके इस फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी। अगर कॉन्वेक्स मिरर नहीं था बच्चों तो ये रे जाके इस फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है। लेकिन क्या होगा बच्चों? इस कॉन्वेक्स मिरर के कारण ये रे यहां जाएंगे आपके पास, ये रे यहाँ पे टकराएंगी और ऐसे चली जाएंगी। ये रे यहाँ टकराएंगी यहाँ पे आपके पास, और ये ऐसे चली जाएंगी यहाँ पे लगभग, ठीक है। और ये यहाँ इसमें से किस में से पास हो जाएंगे? यहाँ पे ये आई लेंस में से, किसमें से पास हो जाएंगे? यहाँ पे आई लेंस। यहाँ पे इमेज बनाएंगे आई लेंस के अंदर। क्या करेंगे बच्चों? ये आई लेंस के अंदर क्या बनाएंगे? यहाँ पे ये इमेज, ये भले आप मत दिखाओ, ये आपका आई लेंस है, आई लेंस। आई लेंस में क्या बनाएंगे बच्चों? ये यहाँ पे इमेज बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ये रे देखो ऐसे आ रही थी, अगर ये लेंस नहीं था तो बच्चों यही इस फोकस पे जाके कन्वर्ज हो रही थी। अगर ये लेंस है तो इससे टकराएंगी बच्चों, वो इधर चली जाएंगी, और ये आई लेंस में क्या बनाएंगे बच्चों? वो यहाँ पे इमेज बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा नजदीक से बना लो, और थोड़ा यहाँ से जाके कन्वर्ट होती है, थोड़ा सा इसके पास में, बिल्कुल कॉनकेव के पास में यहाँ जाके कन्वर्ट हो जाती है। यानी सारा गंदा सा बन गया ना, दिख रहा है आप सबको, है ना। ये यहाँ पे ऐसे जाएंगी, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब दिख रहा है अच्छे से? तो ये है बच्चों आपके पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये क्या आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप? कौन सा बच्चों? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। ये कौन सा है बच्चों? आपका कैसग्रेन। ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कौन से की बात कर रहे हैं? कैसग्रेन, CASSE, कैसग्रेन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा,
एफ नॉट बाई यूई, उसमें कोई चेंजेज नहीं है बच्चों, बाकी सब आपका सेम रहेगा जो आपका पहले था। ठीक है, रिस्ट डिस्टेंस के लिए यूई की वैल्यू डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अगर मैं बात करूं पहला केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैं लिख नहीं रही हूँ बच्चों, एक ही लिखा पे होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो रही थी बच्चों आपके पास एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस में एफ ई बाई डी। ठीक है, और मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या हो रही थी बच्चों, मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में वही रहेगा बच्चों केस 2, ये केस 1, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी एफ नॉट बाई एफ ई, बाकी कोई चेंजेस बच्चों नहीं, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये रे डायग्राम चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करा, देखो मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते थे, वहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह एक कॉनकेव मिरर लगा दिया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये आपके आईपीएस में से यहाँ देखोगे तो फाइनल इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट एक और की बात करते हैं, एक है बच्चों न्यूटोनियन टेलीस्कोप। नोट कर लिया, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, करो जल्दी से नोट। 1 2 3 नोट हो गया बच्चों, सबका हो गया नोट बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा न्यूटोनियन टेलीस्कोप, उसमें भी बच्चों कुछ नहीं, बस रे डायग्राम ध्यान रखना, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें देखो बच्चों क्या करते हैं, तो इसमें क्या यूज करते हैं कॉनकेव मिरर और आपका कॉन्वेक्स मिरर। पहली सिचुएशन तो वही रहेगी बच्चों, पैराबोलॉइडल मिरर से रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस को कॉनकेव लेंस को, तो ये बच्चों आपके पास पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर, थोड़ा बड़ा ज्यादा बना दिया, ये पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर बच्चों। ठीक है, क्या होता है बच्चों इसके केस में भी, ये रे इन्फिनिटी से आएंगी, रेज इन्फिनिटी से आएंगी बच्चों, और ये कहां पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पे, रे इन्फिनिटी से जाएंगी मिरर से टकराएंगी और ये फोकस पे क्या हो जाएंगी बच्चों कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये कहां पे कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे। अब क्या करते हैं बच्चों इस केस में, एक मिरर लगा देते हैं, सीधा नहीं, तो सीधा मिरर तो ऐसे लगेगा, प्लेन मिरर लगा देते हैं, प्लेन मिरर सीधा लगाएंगे तो बच्चों ऐसे लगेगा, सीधा ना लगा के एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, कॉनकेव मिरर से कितने एंगल पे लगाते हैं बच्चों उसको 45 डिग्री के एंगल पे, ऐसे थोड़ा तिरछा करके, और थोड़ा तिरछा कर दूं मैं, ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ, ऐसे। ठीक है, ऐसे तिरछा करके लगा देंगे उसको यहाँ पे। ठीक है, प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री के एंगल पे लगाएंगे बच्चों 45 डिग्री के, तो क्या होगा बच्चों यहाँ से देखो, ये आप देखो प्लेन मिरर के जितने इधर, मान लीजिए ये यू ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है बच्चों यहां से, इतने ही ऑब्जेक्ट आपके पास, इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगी आपके फाइनल सामने, यहां से जो रे आएंगी बच्चों, यहां से जो रे यहाँ पे कहीं, ये रे यहां से टकरा के इधर आएंगी, और एक रे और आएंगी बच्चों कहीं, यहाँ मान लिया मैंने कहीं पे भी। ठीक है, आप थोड़ा, जितना ये यू ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, जितना ये आपके पास यू ऑब्जेक्ट है, इतनी ही डिस्टेंस पे लगभग यहाँ से रे आएंगी टकराएंगी, और ये यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज यहाँ पे बना देंगे आपके पास। ठीक है, मैं थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है ना आपको, देखो ये यहाँ ये टकरा के इधर, और हमें ऐसा लगेगा ये कहीं पे यहाँ पे फाइनल इमेज बना रहे, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ पे आई लेंस लगा देते हैं, यहाँ पे कहीं क्या लगा देते हैं बच्चों, यहाँ पे आई लेंस। ठीक है, तो एक रे जो ये ऊपर से आने वाली थी, ये वाली रे बच्चों, और एक ये वाली रे, ये दोनों रे किसमें से पास होंगी, यहाँ पे ये दोनों रे आपके पास यहां से ये ऐसे टकराएंगी इस पॉइंट के ऊपर, और एक ये वाली रे, ये दोनों रे बच्चों यहाँ आई लेंस में से मिल जाएंगे, फाइनल इमेज आई पीस में से यहां से हम लोग देख, फाइनल इमेज जो है बच्चों यहाँ पे आई पीस में से यहाँ से ऑब्जर्व करें, एक रे ये ऊपर से इधर से आएंगी,
और एक ये यहाँ से जाके, ये ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये इमेज बन रही है। जितनी ये यू होगा तो बच्चों ये भी यू होगा, ठीक है, क्लियर हुआ? दिख रहा है ना? थोड़ा दूसरे पेन से बनाऊं क्या? देखो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, थोड़ा गंदा सा लग रहा है ना, छी छी गंदा। अब देखो ये रे बच्चों ऐसे जा रही थी, अब दिख रहा है सब क्लियर? अब देखो इस रे से यहां से जितनी दूरी पे बच्चों ये मिरर है, मिरर से जितनी दूरी पे ये इमेज रखी हुई है, इतनी ही दूरी पे ये इमेज बन जाएगी। एक रे ऊपर से आई, मान लिया मैंने एक रे यहाँ से आई, दूसरी रे लो तो ले लो आप थोड़ी सी यहाँ पे, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ये इमेज यहाँ आई लेंस, ये बच्चों आई लेंस है, तो आई लेंस में से देखोगे तो ये फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये प्लेन मिरर है बच्चों, यहाँ पे ये कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। कितने डिग्री के एंगल पे रखेंगे? ये पैराबोलॉइडल मिरर है, कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर, कॉनकेव बोलॉइडल मिरर, ठीक है बच्चों? इस तरीके से होता है। उसमें कॉन्वेक्स लगाया था, इसमें क्या लगाया बच्चों? प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। और आईपीस में से यहां से हम उसकी फाइनल इमेज ऑब्जर्व कर लें। तो बस यही ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आपके पास मिरर यूज करते हैं, और रिफ्रैक्टिंग टाइप में बच्चों आप लोग क्या यूज करते हैं? लेंस यूज करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है बच्चों, ये नोट कर लो एक बार, मैं लिख देती हूँ। इन दैट केस रिफ्लेक्टिंग टाइप में एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इन रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये बार नोट कर लो, फिर मैं बनाती हूँ इधर। एडवांटेज इन रिफ्लेक्टिंग टाइप, देखो मिरर यूज कर लिया बच्चों, पैराबोलॉइडल मिरर है तो स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट कम पड़ती, देखो उसमें दो सरफेस बनाने पड़ते हैं, लेंस में हमें दो सरफेस बनाने पड़ते हैं, मिरर में हमें एक ही सरफेस बनाने की जरूरत है, ठीक है। और एक सरफेस है तो इसको अरेंज करना भी थोड़ा इजी होता है, उसमें दो सरफेस होते तो अरेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी लेस पड़ती है। तो लिखिए एडवांटेज इन, हटा दो बच्चों, ये लिखिए इसके एडवांटेज क्या क्या है इसके लिए, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के एडवांटेजेस। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के एडवांटेजेस क्या है बच्चों? नो स्फेरिकल एब्रेशन, नो स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। नो क्रोमैटिक एब्रेशन, नो क्रोमैटिक एब्रेशंस, ठीक है, लिखो क्या? नो क्रोमैटिक एब्रेशंस, इजी टू मैन्युफैक्चर, लेस कॉस्ट होती है बच्चों, कॉस्ट कम होती है, लेस कॉस्ट, कॉस्टली नहीं होते ज्यादा, ठीक है। मैन्युफैक्चर में भी इजी होता है, लेस कॉस्ट होती है बच्चों, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट की भी कम जरूरत पड़ती, मतलब कि इजीली हम उसको सिस्टम में लगा सकते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड लेस, ठीक है। एक और भी कह सकते हैं बच्चों, लाइट गैदरिंग पावर इनकी ज्यादा होती है, हैव मोर लाइट गैदरिंग पावर, हैव मोर लाइट गैदरिंग पावर, गैदरिंग पावर, LGP, लाइट गैदरिंग पावर, LGP का मतलब लाइट गैदरिंग, लाइट गैदरिंग पावर क्या होती है बच्चों? इनकी ज्यादा होती है, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार, ये पॉइंट इनके सबके नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिया बच्चों। अब लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये नोट कर लिया ना सबने? लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक गुड टेलीस्कोप में क्या होता है बच्चों? एक गुड टेलीस्कोप हैव हाई मैग्निफिकेशन, हाई
मैग्निफिकेशन, a good telescope have high magnification or high resolving power, high resolving power। एक गुड टेलीस्कोप के अंदर बच्चों क्या होता है, हाई रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले मैं समझ सकती हूँ। रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो होती है बच्चों, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो होती है, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वो होती है बच्चों d अपॉन में 1.22 लैम्डा। बस डायरेक्ट याद रखना, d क्या है, अपार्चर ऑफ द लेंस, लैम्डा बी द वेवलेंथ। d क्या है, अपार्चर ऑफ द लेंस। क्या होता है बच्चों इसके अंदर, मैं बता देती हूँ एक बार। देखो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मैं ये कहूँ बच्चों मेरे पास अब ये 2 उंगलियां थी मेरी, देखो समझाने के लिए, देखो ये अब आपको एक ही दिख रही है ना। अब किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं अलग अलग, ऐसे, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्विंग पावर। मतलब ये एक लाइन दिख रही है तुम्हें, ठीक है। किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मुझे ये 2 पॉइंट अलग अलग दिखाई दे, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये डी डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। कि ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बना दी जाए अलग अलग। एक ऑब्जेक्ट, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट की 2 अलग अलग इमेज दिखाई दे। जैसे कई बार हम देखते हैं हमें 2 आदमी एक साथ दिखाई देते हैं खड़े हुए, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्विंग पावर, ठीक है। रिजोल्विंग पावर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक ऑब्जेक्ट की 2 अलग अलग इमेज बना देना, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। जैसे मैं कहूँ मेरी एक उंगली है, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से 2 दिखाई दे ऐसे अलग अलग, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और रिजोल्विंग पावर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों इनवर्सली। और ये आपको डायरेक्ट याद रखना, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, कि रिजोल्विंग पावर जो है क्या होती है टेलीस्कोप की, d अपॉन में 1.22 लैम्डा। रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, 1.22 लैम्डा। यहीं पे सिमिलरली लिख लो बच्चों, रिजोल्विंग पावर, RT का मतलब क्या बच्चों, R डॉट P का मतलब ये लिख देते हो R डॉट P। R डॉट P मतलब बच्चों रिजोल्विंग पावर। जो यहीं पे लिख लो, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वो होती है बच्चों 2 म्यू साइन थीटा अपॉन में लैम्डा। रिजोल्विंग पावर उस केस में बच्चों ये होती है कि रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला हुई है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करूं मैं इस केस में, लिमिट ऑफ, मैं लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। रिजोल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को बच्चों मैं डी से लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं डी से लिख देती हूँ, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है। अब ये डी को नीचे लिखा तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया हमारा, रिजोल्विंग टेलीस्कोप का। इसी तरह रिजोल्विंग पावर ऑफ डी क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो डी की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे लैम्डा अपॉन में 2 म्यू साइन थीटा। ये क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजोल्विंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। थर्ड पॉइंट है रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दूसरे पेन से लिख रही हूं, ऑफ माइक्रोस्कोप। हम किसका पढ़ रहे हैं बच्चों, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगी बच्चों, 2 म्यू, डायरेक्ट याद रखना आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों ये डेरिवेशन, 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप की म्यू क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, आपके पास लैम्डा क्या वेवलेंथ, थीटा भी द एंगल, ठीक है। ये आप नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार।
ये थीटा एंगल बच्चों ऐसे बनता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना हमारे पास उसमें ये ऐसे बनता है। तो ये जो एंगल होता है ना बच्चों, ये एंगल थीटा होता है कोन के साथ जो बनता है। ऑब्जेक्टिव लेंस में से देखेंगे ना हम लोग यहाँ पे आई पीस में से, तो हाफ कोन जो बनता है तो दिस इज योर एंगल थीटा, ये ऐसे थीटा। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि इस बार सिलेबस से उन्होंने हटा दिया, सिर्फ इतना याद रखो। रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, 2 म्यू sin थीटा बाय लैम्डा। रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये होती है, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये होती है। रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या है, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन जाना। जैसे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था, इसकी दो इमेज अलग अलग दिखना, ये डी क्या कहलाती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब किस हद तक हम उस इंस्ट्रूमेंट को उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ऑब्जेक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब बच्चों किस हद तक हम उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट मतलब कि इसको रिजोल्व कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ऑब्जेक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट लिखिए बच्चों लाइट गैदरिंग पावर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ही लिखिए बच्चों। तीसरा नंबर लिखिए बच्चों लाइट गैदरिंग पावर। इसका मतलब क्या है, लाइट गैदरिंग पावर। ठीक है, तो लाइट गैदरिंग पावर होती है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी क्या है, अपार्चर ऑफ द लेंस। डी क्या है, अपार्चर ऑफ द लेंस, ये पहले ही बताया था आपको, नोट करिए बच्चों। द डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस भी कह सकते हो, और डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस नोट करिए बच्चों। ठीक है, इन शॉर्ट डायरेक्टली कह सकते हो कि लाइट गैदरिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। डी को इंक्रीज करोगे तो लाइट गैदरिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर का लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर का इसीलिए लेते हैं कि लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो, इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाए। अगली पॉइंट है तो ब्राइटनेस, नोट कर लिया बच्चों जल्दी से, हो गया नोट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, इसके अंदर इंपॉर्टेंट के अंदर ही 1 2 3 नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है ब्राइटनेस रेशो। ब्राइटनेस रेशो, ब्राइटनेस रेशो, इसको बी आर से लिख दूंगी मैं, बी डॉट आर से। तो बी डॉट आर ब्राइटनेस रेशो क्या हो जाएगा, लाइट गैदर बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस टू लाइट गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, गैदर बाय द आइज, नेकेड आइज, नेकेड आइज। ठीक है, लाइट गैदर बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट गैदर बाय द नेकेड आई। तो ये लिख सकते हैं बच्चों पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डी, पाई से पाई कैंसिल, तो ब्राइटनेस रेशो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। कैपिटल डी क्या है, डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और डी क्या है बच्चों, डायामीटर ऑफ द आई लेंस, डायामीटर ऑफ द नेक्ड आई लेंस, जो आपके आंख में लेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात करी बच्चों आज टेलीस्कोप की।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करें। तो क्या याद रखोगे, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, दो ही केस बनते हैं बच्चों, कोई भी टेलीस्कोप हो वही दो ही केस बनने हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद इसकी रिफ्रैक्टिंग टाइप की एडवांटेज क्या थी बच्चों, डिसएडवांटेज कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल था, इतना बड़ा लेंस अरेंज करना मुश्किल होता है, क्रोमेटिक एब्रेशंस क्रिएट हो रहे थे, स्पेरिकल एब्रेशंस क्रिएट हो रहे थे, और कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है। आपने उसकी जगह क्या लगा दिया, पैराबोलॉइड मिरर। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या यूज कर लेते हैं, दो बात करी बच्चों, कैसग्रेन और न्यूटोनियन। उसमें हमने क्या बात करी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप के अंदर हमने कैसग्रेन में पैराबोलॉइड मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, और न्यूटोनियन में पैराबोलॉइड मिरर और प्लेन मिरर यूज करते हैं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, पैराबोलॉइड मिरर लगाने से क्या हुआ बच्चों, पैराक्सियल और मार्जिनल रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, इसे स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।